हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने बालू का स्तूप के विषय में पढ़ा था और आज हम लोयस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। लोयस है, इनका निर्माण भी मिट्टी से ही होता है, लेकिन मरुस्थल से कुछ दूरी पे होता है। लोयस का देखो सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो जर्मन विद्वान फान रिक्तोफे ने किया था। सर्वप्रथम अध्ययन जर्मन विद्वान फान रिक्तोफे ने किया था। तो लोयस का अध्ययन है सबसे पहले जर्मन विद्वान फान रिक्तोफे ने किया था। अब ये अध्ययन इन्होंने देखो चीन में किया था। चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में, जो चीन है उसके उत्तरी पश्चिमी भाग में फान रिक्तोफे ने अध्ययन किया था लोयस का। अब लोयस है, ये भी देखो पवन द्वारा उड़ाई गई धूल के निक्षेप से निर्मित एक स्थलाकृति है। देखो इसका जो नाम है, लोयस का नामकरण फ्रांस में एक जगह है अल्सस प्रांत के, फ्रांस के अल्सस प्रांत के लोयस ग्राम के आधार पर किया गया है। लोयस ग्राम के आधार पर किया गया। देखो लोयस है, इसका जो नामकरण है, जो फ्रांस है, इसका एक अल्सस प्रांत में एक गांव है लोयस, उसके आधार पर ये जो बनने वाली जो स्थलाकृति है, एक्चुअली में स्थलाकृति क्या है कि एक मिट्टी का जमाव है। ये लोयस क्या है, एक मिट्टी का जमाव है। तो इसका जो नामकरण है लोयस ग्राम है, जो फ्रांस में स्थित है, उसके नाम पर इसका नामकरण है वो किया गया है। अब लोयस का जो जमाव है, लोयस का जमाव रेगिस्तान से दूरस्थ होता है। रेगिस्तान से दूर होता है। जो पवन चलती है वो मिट्टी को उड़ा के ले जाती है और उसे किसी अन्य स्थान पर निक्षेपित कर देती है। इसमें देखो जो लोयस है, इसकी मिट्टी के जो कण हैं वो बहुत बारीक होते हैं और उनमें परतें नहीं होती हैं। लोयस की जो मिट्टी है वो बहुत अधिक सॉफ्ट होती है। जो लोयस का जो निर्माण है, पवन के साथ जो धूल मिली हुई होती है, पवन के साथ जो धूल होती है उसके नीचे बैठने से या इसका लोयस के मैदान का निर्माण होता है। अब है लोयस के प्रकार। लोयस के प्रकार। अब लोयस देखो दो प्रकार के लोयस होते हैं। एक तो मरुस्थलीय लोयस और दूसरा हिमनदीय लोयस। पहला है
मरुस्थलीय लोयस, फिर है हिमनदीय लोयस। ठीक है, दो तरह के प्रकार है लोयस के। अब देखो जो मरुस्थलीय लोयस है तो इसका जो निर्माण है मरुस्थल की मिट्टी से होता है। जब पवन तेज गति से चलती है, मिट्टी को उड़ा ले जाती है, तो मरुस्थलीय लोयस का निर्माण होता है। उदाहरण है चीन का लोयस मैदान। तो उदाहरण इसमें क्या है, जो मरुस्थलीय लोयस का उदाहरण है चीन का लोयस मैदान, ये इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं हिमनदीय लोयस। इसका देखो निर्माण कैसे होता है, अंतरा हिमनदीय युग। अंतरा हिमनदीय युग। देखो अंतरा हिमनदीय युग का अर्थ हुआ दो हिमयुगों के बीच शुष्क समय, शुष्क समय या शुष्क अंतराल। जब दो हिमयुग होते हैं उनके बीच का जो समय होता है उसे अंतरा हिमनदीय युग कहते हैं। जो अंतरा हिमनदीय युग है इसमें देखो जो हिमानीकृत जो निक्षेप है उन्हें उसे पवन अपवहन के द्वारा उन्हें दूरस्थ भागों में निक्षेपित कर देती है। जो हिमनदीय हिमानीकृत जो निक्षेप है, जो हिमानी द्वारा जो निक्षेप बनते हैं, जैसे हमने नदियों के द्वारा अपर्दन पढ़ा है और पवन के द्वारा हमारे चल रहा है। जो नेक्स्ट जब हम लेंगे नया टॉपिक तो हिमनद के द्वारा अपर्दन है उसका अध्ययन करेंगे। तो हिमनद के द्वारा जो अपर्दन होता है और जो निक्षेप होता है तो उसे जो पवन है वो अपवहन की क्रिया के द्वारा दूरस्थ स्थानों पर उसे ले जाकर निक्षेपित कर देती है। तो उससे हिमनदीय लोयस का निर्माण होता है। फिर है लोयस का वितरण। जो लोयस का वितरण है वो कहाँ कहाँ है, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लिया, वो महत्वपूर्ण है ये। देखो लोयस का जो वितरण है वो मुख्य रूप से तो चीन में ही है। जब भी लोयस की बात आती है तो सीधा ही दिमाग में चीन का ही नाम आता है। लोयस का वितरण, देखो जो लोयस का मैदान है उसका जो वितरण है तो सबसे पहले बात करेंगे हम चीन की। ठीक है, अब देखो जो लोयस का जो वास्तविक विस्तार है वो चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में है और यहाँ पर जो लोयस का निर्माण है वो मध्य एशिया से उड़ाकर लाई गई धूल के बैठने से हुआ है। देखो चाइना में जो वास्तविक जो लोयस का मैदान है, वास्तविक लोयस का मैदान वो चीन में है। चीन के उत्तर पश्चिम दिशा में या भाग में कह सकते हैं। यहां देखो जो लोयस का मैदान का जो निर्माण हुआ है वो मध्य एशिया से लाई गई मिट्टी या रेत से हुआ है। अब मिट्टी को कौन लेके आया है, पवन। पवन के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है और उसके बाद
जैसे कल हमने पढ़ा था, पवन के द्वारा जो निक्षेप होता है उसमें अवरोध भी आवश्यक होता है। जब अवरोध होता है तो निक्षेप आसानी से हो जाता है। तो चाइना में भी, जो चाइना है, यहाँ पर एक स्टेपी वनस्पति पाई जाती है, जो घास होती है, जो इसके निक्षेप में सहायक होती है। जब पवन अपनी गति से बहती है तो जो स्टेपी जो घास होती है वो उस पवन को रोकती है और जो लोयस के मैदान में ये सहायक होती है। फिर देखो विस्तार है कितने क्षेत्रफल पर है चाइना के, देखो क्षेत्रफल, लोयस का जो मैदान है वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है चाइना में। और समुद्री सतह से मतलब सतह से लेकर लगभग 8000 फीट की ऊंचाई तक ये जो मैदान है यहाँ फैला हुआ है चाइना में, लोयस का मैदान। और इसकी जो गहराई है, लोयस के मैदान की गहराई है चाइना में 300 फीट से 1000 फीट तक है। 300 फीट से 1000 फीट तक लोयस के मैदान की यहाँ गहराई है। और जो लोयस की जो मिट्टी है, चीन में लोयस की मिट्टी पीले रंग की है। जो मिट्टी है, जो लोयस का मैदान है चाइना में, वो पीले रंग का है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोप की। ये तो चाइना की बात होगी। तो जो लोयस का मैदान है, जो वास्तविक मैदान है, वो चीन में फैला हुआ है, इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में। और इसके 3 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है ये भाग। और जो मिट्टी है ये मध्य एशिया से यहाँ आती है पवनों के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोप की। देखो यूरोप में ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। यूरोप, देखो यूरोप में ये जर्मनी के, देखो बोर्डे, जर्मनी के बोर्डे भाग में, उसके अलावा बेल्जियम में, बोर्डे भाग में, और बेल्जियम के निम्न पठारी भाग में, बेल्जियम के निम्न पठारी भाग में ये फैला है। उसके अलावा ये फ्रांस के पूर्वी भाग में, फ्रांस के पूर्वी भाग में लोयस का जो मैदान है ये फैला हुआ है। और बेल्जियम और फ्रांस में से बेल्जियम और फ्रांस में इसे मतलब लोयस के मैदान को लीमन कहते हैं। ठीक है, जो लोयस का मैदान है उसे बेल्जियम और फ्रांस में लीमन कहते हैं। और यूरोप में जो लोयस का मैदान है वो हिमानीकृत मैदान है, हिमनदीय लोयस है। ठीक है, दूसरा प्रकार था, एक तो मरुस्थलीय था, एक हिमनदीय था। तो यूरोप में जो लोयस का मैदान है वो हिमनदीय लोयस का मैदान है। उसके अलावा ये जो मैदान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भी फैला हुआ है। देखो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अर्ध शुष्क भागों में और मिसिसिपी और जो मिसौरी नदी है वहाँ अमेरिका की, उसकी नदी घाटियों में लोयस के जमाव है वो पाया जाता है। और अमेरिका में इसे
एबॉट कहते हैं। यूएसए में लोएस के मैदान को एबॉट कहते हैं। तो अमेरिका में इसे एबॉट कहते हैं लोएस के मैदान को। तो चीन में है, यूरोप में भी है और अमेरिका में भी है। अमेरिका में कहाँ है? इसके अर्धशुष्क भाग प्लस मिसौरी और मिसिसिपी नदी घाटी में, ठीक है। ये जो लोएस का मैदान है ये पाया जाता है और यहाँ जो अमेरिका में लोएस के मैदान को एबॉट कहते हैं। तो ये हुआ लोएस का मैदान और लोएस से संबंधित जानकारी प्राप्त की है। इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जल निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप। जल निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप। अब बात करते हैं जल निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप। पहले तो हम बात कर रहे थे पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। अब जो अर्धशुष्क और शुष्क जो रेगिस्तानी भाग है वहां पे देखो यांत्रिक क्रिया के द्वारा और जलीय अपरदन के द्वारा भी कुछ स्थलाकृतियां बनती है। पहले तो हम पवन के द्वारा पढ़ रहे थे कि जो अपरदन है, जो निक्षेप है, पवन के द्वारा होता है। मगर ये देखो जल निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप है। यानी जो मरुस्थलीय भागों में जो हल्की सी चाहे कम ही बारिश हो वहाँ बारिश होती है और जो जल है उसके द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इनमें जो सबसे पहले है जो स्थलाकृति है वो उत्कात भूमि है। वो उत्कात जो भूमि है जब अर्धशुष्क और रेगिस्तानी भागों में जो परतदार शैलें होती है तो उनके जो स्तर है क्रमशः एक दूसरे के बाद होते हैं। परतदार शैलें होती है, एक के बाद एक इनके स्तर होते हैं। और जब यहाँ पर असामयिक जब वर्षा होती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब असामयिक वर्षा होती है तो उस वजह से यहाँ पर छोटी छोटी जल धाराएं बन जाती है और जिनके द्वारा अपरदन होता है। और उस अपरदन से तो यहाँ पर खड्डे और गर्तों का निर्माण हो जाता है। उसे ही देखो उत्कात भूमि कहते हैं। और ये जो खड्डे और जो घाटियां हैं, इन खड्डों तथा घाटियों को अलग करते हुए उबड़ खाबड़ कटक भी यहाँ बन जाते हैं। और इस तरह खड्डों, घाटियों और कटकों के कारण समस्त धरातलीय जो सतह हैं वो उबड़ खाबड़ और असमान हो जाती है। उसे ही उत्कात भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। तो यानी उत्कात भूमि है जब परतदार शैलें हैं उनके ऊपर असामयिक जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण वहाँ पे अपरदन का कार्य होता है, कुछ खड्डे और गर्त बन जाते हैं। खड्डे और गर्त के साथ यहाँ पर कुछ घाटियाँ या खड्डे, घाटियाँ और कटके भी बन जाती है, जिससे उन्हीं को यहाँ पे उत्कात भूमि कहते हैं। और यह एक उबड़ खाबड़ और असमान भूमि होती है जिस पर नंगे पैर के द्वारा हम चल नहीं पाते हैं, तो इसे उत्कात भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है पलेया। देखो रेगिस्तानी भागों में जो पर्वतों से घिरे जो बेसिन होते हैं उन्हें बालसन कहते हैं। पर्वतों से घिरे बेसिन को बालसन कहते हैं।
चारों तरफ देखो एक स्थलखंड होता है, चारों तरफ उसके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और उसे बालसन कहते हैं। और इस बालसन के चारों तरफ से छोटी छोटी जो नदियां हैं वो आकर इसमें अपना जो जल है वो गिराती है। तो जल गिराने से यह देखो एक अल्पकालिक झील बन जाती है। अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन एक झील का निर्माण हो जाता है। तो ये जो झील है कुछ समय बाद ये सूख जाती है, तो जब झील सूख जाती है तो इसके जो तल में देखो शिष्ट और नमक की जो परत है वो रह जाती है। वो इसका बालसन का जो तल है इस वजह से देखो इसका निक्षेप हो जाता है, ये निक्षेप है, ये शिष्ट और नमक है उसमें रह जाता है, उसका निक्षेप होता है, जिससे वो तो थोड़ी ऊंचाई पे आ जाती है। जो बालसन का जो तल है थोड़ा ऊंचाई पे आ जाता है और उसे ही पलेया कहते हैं। ठीक है, इसे ही पलेया कहते हैं। देखो पर्वतों से घिरे बेसिन को बालसन कहते हैं। चारों तरफ से पर्वत से घिरा एक आकृति है बालसन की है और यहाँ छोटी छोटी नदियां आकर अपना जल यहाँ बालसन में गिराती है। तो नदियों के द्वारा जो जल आता है उसकी वजह से यहाँ अल्पकालिक झील बन जाती है। जब इस झील का पानी जब सूख जाता है तो निक्षेप के रूप में ये शिष्ट और नमक रह जाता है। तो इससे क्या है, तो उनका जो तल है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और वो भाग समतल हो जाता है, तो उसे ही पलेया कहते हैं। और जो शुष्क पलेया हमेशा शुष्क होती है, लेकिन कई बार यहाँ भी बारिश हो जाती है तो पलेया में क्या है, बारिश का जल है वो इकट्ठा हो जाता है। पलेया कुछ वर्ग किलोमीटर से सैकड़ों किलोमीटर भी इसका विस्तार हो सकता है। और अधिक नमक वाली पलेया को सेलिनास कहते हैं। अधिक नमक वाली पलेया को सेलिनास कहते हैं। अरब में देखो, अरब में पलेया को क्या कहते हैं, अरब में इसे खबारी या ममलाहा कहते हैं। और सहारा रेगिस्तान में इसे सहारा रेगिस्तान में इसे सट कहते हैं। ठीक है, ये पलेया के अलग अलग नाम है। अगर जो पलेया है उसमें नमक की मात्रा अगर अधिक है तो उसे सेलिनास कहेंगे। और अरब में पलाया को खबारी या ममलाहा कहते हैं और सहारा रेगिस्तान में इसे सट कहते हैं। उसके बाद है बजादा। देखो बजादा है, यह पलेया और पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान होते हैं। बजादा है, ये मैदानी क्षेत्र होते हैं जिनका जो ढाल है वो मंद होता है। देखो इसका जो निर्माण है वो मलबा के निक्षेप से होता है। निक्षेप से बजादा की आकृति बनती है। इसके ऊपरी भाग को पेडिमेंट कहते हैं और जो बजादा का निर्माण पेडिमेंट के नीचे और पलाया का किनारे पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है।
बजादा के विस्तृत होने पर छोटी छोटी जल धाराओं का आविर्भाव हो जाता है। जब बजादा विस्तृत होता है, बहुत अधिक फैल जाता है, तो इस पर जो जल धाराएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं और इन अल्पकालीन जल धाराओं द्वारा बजादा कई भागों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है और बजादा के ऊपरी भाग पर मलबा की मोटाई कम होती है और इसके निचले भाग पर जो मलबा है उसकी मोटाई अधिक होती है। फिर नेक्स्ट है पेडिमेंट। देखो पेडिमेंट तो इस्लाह करती है, यह पर्वतीय अग्रभाग और बजादा के मध्य अपर्दित सेल सतह वाले भाग होते हैं और ये कई पेडिमेंट का जो विस्तार है वो कई किलोमीटर तक का होता है। पेडिमेंट का निर्माण अपक्षय तथा सरिता अपर्दन द्वारा विभिन्न संरचना वाली चट्टानों के कट जाने से होता है। यानी अपक्षय और सरिता अपर्दन यानी नदी के अपर्दन के द्वारा जो सेल है, चट्टान है, उसके कट जाने से यानी उसके अपर्दन हो जाने से इसका निर्माण होता है। बजादा और जो पेडिमेंट है इसमें ढाल बहुत मंद होता है। जब हम दूर से देखते हैं तो बजादा और जो पेडिमेंट है इसमें जो ढाल है उसका अंतर हम नहीं कर पाते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन के द्वारा होता है। तो ये इस्तेलाह कर दिया थी जो जल मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल के द्वारा निर्मित होती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।